नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्विज़ के रूप में खेल खेलेंगे और ये मॉडल सेट है आपका साइंस का 8th क्लास का। तो इसमें हर बच्चे से 5-5 सवाल मैं पूछूंगा। जिसके सबसे ज़्यादा जवाब होंगे वो फर्स्ट प्राइज़, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड। और प्राइज़ के रूप में क्या होगा वो सरप्राइज़ है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, है ना। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चितरंजन टुडू है। चितरंजन टुडू आपका नाम हुआ। तो क्या आप रेडी हैं 5 प्रश्नों के जवाब देने के लिए? जी सर। मैं प्रश्न करूंगा, 4 आपको ऑप्शन दूंगा, आपको सही जवाब देना है। और आपका नाम क्या हुआ? शैलेंद्र। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही जवाब, तो आपको उतने टिक लगाने हैं, ठीक है। जितने टिक आप लगाएंगे मतलब उतना इनका सही हुआ, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग भी इसलिए हो रही है ताकि कन्फ्यूज़न किसी को नहीं रहे। आर यू रेडी? जी सर। ओके। पहला सवाल, सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ है? वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर या उपरोक्त सभी? उपयुक्त सभी पे। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? पोलियो, रिंगवर्म, हैजा, मलेरिया? मलेरिया। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? बायोडीजल बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीव हेल्प करता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल या कवक? शैवाल। बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अमीबा, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा या इनमें से कोई नहीं? शुतुरमुर्ग का अंडा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। पांचवा और आपका अंतिम सवाल, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका भित्ति में या इनमें से कोई नहीं? केंद्रक में। बिल्कुल सही जवाब। तो आपका नाम हुआ चितरंजन। तो इन्होंने सारे प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं बिल्कुल, तो इनके लिए एक बार ताली हो जाए। अब आती है शैलेंद्र कुमार की बारी। क्या आप रेडी हैं? हाँ। पहला प्रश्न आपसे, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है? तो यहाँ होना चाहिए द्रव रूप, तो स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। द्रव रूप में होती है मतलब लिक्विड। एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, ऑप्शंस हैं जस्ता, तांबा, पारा या टीन? पारा। बिल्कुल सही जवाब, पारा द्रव अवस्था में होती है। अगला सवाल, एक्सरे करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? टीन, सोना, तांबा, लेड? बिल्कुल सही जवाब। लेड जो है वो एक्सरे में यूज़ होता है। अगला सवाल, तीसरा, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता है? कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, अयस्क? हाँ, यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम होगा क्योंकि अभ्रक जो है वो आपका कोडरमा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम, और यूरेनियम से परमाणु बिजली बनाई जाती है। अगला सवाल, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है, ये गुण क्या कहलाता है? तन्यता, कुचालकता, आघात वर्धनीयता या फिर लचीलापन? तन्यता नहीं, ये मिस्टेक है आपका। तन्यता मतलब खींच करके पतली तार बनाई जाती है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए आघात वर्धनीयता। चलिए, एक क्रॉस आप लगा देंगे, है ना। और पांचवा और अंतिम सवाल आपसे, इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? ऊष्मा सबसे कम किस में आर पार हो सकेगा? एल्यूमिनियम, पारा, चांदी, सोना? फिर से दोहरा रहा हूँ, इनमें से ऊष्मा सबसे कम चालक धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, पारा, चांदी, सोना? सॉरी, ये आपका जवाब गलत है, क्योंकि देखिए ऊष्मा की चालकता या फिर विद्युत की चालकता सबसे ज़्यादा चांदी में होती है, लेकिन यहाँ पे ऊष्मा की चालकता सबसे कम किस में होगी ये पूछ रहा है। तो इसका जवाब होगा, तो सही जवाब होगा पारा। वो कम चालक है, सबसे कम, जितने ऑप्शन है उसके अनुसार। तो
कितने हुए जवाब से इनके? वो पांचवा इनका गलत हो गया, तो टोटल 3 आपके सही हुए हैं। चलिए ठीक है, फिर भी इनको क्लैपिंग दी जाए। अब तीसरे नंबर पर आपका नाम क्या हुआ? जयराम रानी। जयराम। ठीक है जयराम, क्या आप रेडी हैं प्रश्नों के जवाब देने के लिए? जी सर। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे है, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है, मतलब बिजली किससे नहीं गुजर सकेगी आसानी से? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या आशुद्ध जल? हाँ जवाब दीजिए। आशुद्ध जल, बिल्कुल सही जवाब। आशुद्ध जल मतलब डिस्टिल्ड वाटर। जब पानी को भाप बना देते हैं उससे सारे जो सॉल्ट हैं, लवण, वो निकल जाते हैं, उससे बिजली आसानी से पास नहीं हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न, किसी धातु पर अपनी इच्छा के अनुसार धातु की परत यदि हमको डिपॉजिट करनी हो, निक्षेपित करनी हो, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? विद्युत लेपन, ऑक्सीकरण, जस्तीकरण या विद्युत अपघटन? सही है, आपका जवाब क्या है? विद्युत लेपन। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा सवाल, इनमें आंतरिक जनन किस में होता है? मछली में, मेढक में, स्टारफिश में या मुर्गी में? मेढक में आंतरिक जनन होता है। सही है, एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन सुने। इनमें किस में आंतरिक जनन होता है? मछली में, मेढक में, स्टारफिश में या मुर्गी में? यस, इस बार सही जवाब आया, क्योंकि मछली, मेढक ये सब जो है इसमें बाह्य जनन होता है। ठीक ना, ये अपने अंडाणु, वो अपने शुक्राणु बाहर जो है पानी में फैला देते हैं और वहीं पे उनका निषेचन होता है। चलिए अगला प्रश्न नोट कर रहे हैं आप? नोट कर रहे हैं ना? ठीक है, ये सही हुआ। 14वां, पहले बढ़िया से क्वेश्चन समझे नहीं थे वो। अगला सवाल, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन या द्विविभाजन? वेरी गुड, सही जवाब है। 5वां और अंतिम सवाल आपसे है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का दबाव जो है वो क्या होता है? घटता है या बढ़ता है या दोनों होता है या कुछ नहीं होता है? घटता है। बिल्कुल सही जवाब। जो जो हम लोग ऊंचे जाते हैं तो वायुमंडल कम होता जाता है और इसलिए दबाव भी घटता जाता है। वायु ही नहीं तो दबाव कहाँ से होगा? तो इसने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं? 5 के सवाल के सही जवाब दिए हैं। इनको भी क्लैपिंग दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शनिचरण टुडू। हाँ, शनिचरण टुडू। शनि। ठीक है शनि। तो शनि, क्या आप रेडी हैं? जी सर। ठीक है, पहला सवाल, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपने कहा कि सिर्फ होगा पास्कल। ऐसा नहीं है, क्योंकि दाब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। तो उसमें जब सेट करेंगे तो फोर्स बटे एरिया, फोर्स का न्यूटन और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो दोनों होगा, पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग किलो मीटर, है ना? तो दोनों होगा। तो एक आपका अभी जवाब आंशिक रूप से सत्य है, पूरा सत्य तो नहीं हो सका। ठीक ना, इसलिए इसमें नंबर आपको काटा जा रहा है। दूसरा सवाल, किस बल में संपर्कित बल है? कुछ बल के उदाहरण हैं, उसमें बताइए कौन सा संपर्कित बल है? गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या घर्षण बल? बताइए, बोलिए। घर्षण बल। घर्षण बल, बिल्कुल सही जवाब है। घर्षण बल जो है वो संपर्कित बल है, संपर्क में आने पर ही घर्षण बल काम करता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? ध्यान देंगे, अदहनशील यानी नहीं जलने वाला है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर? लकड़ी। बिल्कुल गलत जवाब। मैंने कहा ध्यान से सुनना है, आपने ध्यान से सुना नहीं। इसमें कौन से नहीं जलने वाला है? लकड़ी तो जलती है, पेट्रोल जलता है, कोयला भी जलता है, पत्थर नहीं जलता है। तो इसमें नंबर आपका कटता है। 19वां नहीं, मतलब आपका अगला सवाल चौथा है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? कोई चीज़ जलेगी
तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, है ना? कौन सा पोषक पदार्थ होना चाहिए? कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। बोले पोषक पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन। बिल्कुल सही जवाब है। और 5वां सवाल आपका, अंतिम सवाल, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग, मध्य भाग, या ये सभी भाग समान रूप से होते हैं गर्म? सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं? बिल्कुल गलत जवाब। सबसे गर्म होगा, सबसे ज़्यादा ऊष्मा देने वाला होगा सबसे बाहरी भाग, क्योंकि उसको पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन मिल रहा है ना? तो ये जवाब आपका होता है गलत। तो इनको भी क्लैपिंग दी जाए। कितने सही जवाब हुए? 2। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि कम से कम 2 तो आपने कोशिश की सही जवाब देने की। आर यू रेडी? यस सर। व्हाट्स योर नेम? विदेश। योर नेम इज विदेश। ओके, यस सर। नाउ योर क्वेश्चन स्टार्ट्स। कौन 2 गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? ठीक है, XX, XY, XY, सॉरी YY, XY क्या होगा? XY। नर शिशु के रूप में विकसित होता है कौन सा? 2 गुणसूत्र। बिल्कुल सही जवाब। XY दोनों होंगे तभी नर होगा, XX सिर्फ होगा तो मादा हो जाएगी, है ना? दूसरा सवाल, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर, सॉरी 21 दिसंबर, 21 जून, 1 दिसंबर, 1 जून। 1 दिसंबर। बिल्कुल सही जवाब। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होती है? 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। 28 दिन। बिल्कुल सही जवाब। चौथा सवाल आपसे है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसे होता है? आभासी, वास्तविक, धुंधला, कोई नहीं। आभासी। बिल्कुल सही जवाब। आभासी होता है ना? और आभासी जो है वो सीधा भी होता है। अंतिम सवाल है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, वो यंत्र कौन सा है? पेरिस्कोप, क्लाइडोस्कोप, विक्षेपण या दूरबीन? ये गलत जवाब है। ये इसका जवाब होगा 1 नंबर जो बोले थे ना पहला, पेरिस्कोप। Yes, sir. हाँ, तो आपने गलत बोल दिया तो 1 नंबर आपका कटेगा, है ना? हड़बड़ी, इसीलिए थोड़ा सा शांत ढंग से जवाब देना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार आपका नाम। क्या आप रेडी हैं? यस सर। ओके। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? पुतली, आयरिस, कॉर्निया, रेटिना? पुतली। बिल्कुल सही जवाब। पुतली का आकार छोटा होगा तो कम प्रकाश, बड़ा होगा तो ज़्यादा प्रकाश। अगला प्रश्न दूसरा, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली और अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई होने वाली फसल कौन सी है? रबी, खरीफ, दलहन, तिलहन? रवि। आपने कहा रबी, तो ये गलत होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिए, वर्षा ऋतु में ज़्यादा पानी किसको चाहिए? खरीफ फसल को। रबी को तो कम चाहिए, है ना? जैसे गेहूं वगैरह है, तो खरीफ फसल वो वर्षा ऋतु में बोई जाएगी। क्लियर? ध्यान रखेंगे। तो ये आपका गलत है। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न आते हैं, स्वपोषी का उदाहरण बताइए। गाय, बकरी, तिलचट्टा, अमरूद का पौधा? बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसी में स्वपोषी के जरिए, प्रकाश संश्लेषण के जरिए होता है, भोजन बनता है। अगला सवाल, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या की जाती है? जुताई, भंडारण, कटाई, ढुलाई? सॉरी, आपका जवाब गलत है, क्योंकि हार्वेस्टर से क्या होता है? उससे कटाई होती है, ठीक ना? तो आपने जो कहा उसके लिए जो मशीन यूज़ होती है उसका नाम है कल्टीवेटर, ट्रैक्टर की तरह, है ना? पीछे में वो कांटा लगा होता है। तो यहाँ पे हार्वेस्टर मतलब, हार्वेस्ट मतलब होता है कटाई करना, ओके? और जब दाना भूसा को अलग करेगा वो हो जाएगा आपका थ्रेशर, है ना? चलिए, आपका आज का अंतिम सवाल आपका है, बड़े शहरों में रात्रि में, मतलब रात में, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता? ऑप्शंस हैं, उन्हें कोई देखता ही नहीं है, बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं, धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं?
बोलिए। तो ऑप्शंस के अनुसार होगा धूल धुएं में कहीं खो जाते हैं, ठीक है। आपने क्या जवाब दिया था? है ना, छिप जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये आपके हो गए 5 सवाल। कितने जवाब हुए सही? 2। चलिए क्लैपिंग दी जाए इनको भी। आपका क्या नाम हुआ? सूरज। आर यू रेडी टू फेस द क्वेश्चंस? ओके। सबसे दूर का ग्रह कौन है? नेपच्यून, शुक्र, शनि या कोई नहीं? नेपच्यून, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? स्थैतिक घर्षण, लोटनी घर्षण, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? फिर से सुनिए, किस घर्षण की तुलना में सर्पी घर्षण कम होता है? स्थैतिक घर्षण की तुलना में या लोटनी घर्षण की तुलना में या दोनों? तो यहाँ जो उत्तर दिया हुआ है उसके अनुसार आप सही हैं। चौथा प्रश्न है, तरल मतलब हवा या जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण क्या किया जा सकता है? अधिक या कम या फिर समाप्त या इनमें से कोई नहीं? कम किया जा सकता है, बिल्कुल सही जवाब। और आज का 5वां सवाल आपका है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार, वृत्ताकार? नहीं, कम यदि करना है घर्षण, ठीक है, तो उसको नौकाकार बनाना पड़ेगा, समझ गए? तो क्या होगा, घर्षण कम काम करेगा और पानी जो है एकदम काटते हुए वो निकल जाएगा, जैसे कि मछली धारा रेखित होती है उसकी आकृति। कितने सही जवाब हुए? 4 सही जवाब। इनको सूरज को क्लैपिंग दी जाए। क्या नाम हुआ आपका? आपको? मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण। ओके अरुण, क्या आप रेडी हैं सवालों के जवाब देने के लिए? जी सर। ठीक है, पहला सवाल रेडी है आपके सामने। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित मतलब कृत्रिम, आदमी द्वारा बनाया हुआ, है ना। रेशम, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। रेशम। तो सॉरी, आपका जवाब गलत है। रेशम जो है वो प्राकृतिक रेशा है, हमने कहा कृत्रिम मानव निर्मित, तो इसका जवाब होगा नायलॉन, ठीक है। दूसरा सवाल, निम्न में किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होगी? कपास, ऊन, नायलॉन, रेशम? बताइए। कपास। देखिए, कपास नहीं, कपास चूँकि नेचुरल है ना तो वो उतना मजबूत नहीं, कृत्रिम रेशम मजबूत होगा। तो नायलॉन जो है वो ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे है, दमकल मतलब जो आग बुझाती है गाड़ियाँ, है ना, तो दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? मेलामाइन, बैकेलाइट, पॉलीथीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड? बताइए। पॉलीथीन। बिल्कुल गलत जवाब। यदि पॉलीथीन के कपड़े पहन के आग में कूदेगा तो वो आदमी तो और जल ही जाएगा, ठीक है। भले ही वो विद्युत रोधी हो लेकिन प्लास्टिक बर्दाश्त वो नहीं कर पाता है। इसका जवाब होगा मेलामाइन। ये अग्निरोधी पदार्थ है, ठीक है, उसका नाम है मेलामाइन, ध्यान रहेगा, ठीक है। अगला सवाल है, चौथा सवाल, ध्वनि की प्रबलता मतलब वो तेज है या मंद है, किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम, तारत्व, प्रबलता, इनमें से कोई नहीं? बताइए। मुझे लगता है इसको मैंने बताया भी था बोर्ड पर। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम, तारत्व, प्रबलता? आयाम। वेरी गुड, सही जवाब। आयाम ज़्यादा तो प्रबलता ज़्यादा, आयाम कम तो प्रबलता कम। और यदि तारत्व रहता तो तारत्व से पतला और मोटा होता है ना। और आपसे 5वां और अंतिम सवाल है, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति घटानी होगी या आवृत्ति बढ़ानी होगी, या आयाम बढ़ाना होगा या आयाम घटाना होगा? यदि प्रबलता घटानी हो तो क्या करना होगा? फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्वनि की प्रबलता घटाना है तो हमें ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति घटानी होगी या उसकी आवृत्ति बढ़ानी होगी, या आयाम बढ़ाना होगा या आयाम घटाना होगा?
वेरी गुड, पकड़ लिया, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कितने सही हुए? 2 सही हुए। इनके लिए भी क्लैपिंग की जाए। क्या नाम हुआ आपका? डेविड कुमार। डेविड। यस सर। ओके, आर यू रेडी टू फेस योर क्वेश्चन? यस सर। ओके, पहला क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से नीचे, या 20,000 से ऊपर, 500 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज के बीच में? बताइए, पराश्रव्य ध्वनि की तरंगें जो होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है? आपने कहा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बिल्कुल गलत, क्योंकि पराश्रव्य जो तरंगें होती है ना, पराश्रव्य ध्वनि की कंपनों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज, मैंने 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, जिसको आदमी नहीं सुन पाता है। समझ गए? यस सर। हाँ, चलिए दूसरा प्रश्न, रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? 3, 4, 5 या 7 या उससे अधिक? बताइए। 7। बिल्कुल सही जवाब, 7 या उससे अधिक। क्या आप जानते हैं कि एक रिक्टर बढ़ता है ना, एक पैमाना 7 से 8 हो जाएगा, तो जो विनाश होता है वो 13 गुना बढ़ जाता है। समझ गए? यस सर। 7 रिक्टर का मान लीजिए भूकंप आया, तो जितना विनाश हुआ ना, 8 रिक्टर का आएगा तो उससे 13 गुना विनाश होगा। समझ गए? तबाही। यस सर। तीसरा सवाल, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी किसने? थेल्स ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, न्यूटन ने, या विलियम गिलबर्ट ने? हाँ बताइए जवाब। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बिल्कुल सही जवाब। उसी ने वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। चौथा प्रश्न, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ में क्या होगा? ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करेगी, ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रॉड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करेगी, या रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करेगी? ऑप्शंस फिर से, प्रश्न भी सुनिए, ऑप्शन भी। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या होगी? पहला, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करने लगेगी, ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रॉड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करेगी, या रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करेगी? तो सही जवाब नहीं पता आपको? चलिए, इसका सही जवाब है डी, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करेगी, मैंने आकर्षित नहीं करेगी, अपनी ओर नहीं खींचेगी बल्कि दूर भगा देगी। ठीक है? पांचवा सवाल है, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन या भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है? पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और चौथा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। यस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये दोनों हैं ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली गैस। तो कितने सवालों के जवाब सही हुए? 3 सवालों के जवाब सही हुए। तो इनको भी क्लैपिंग दीजिए। चित्रंजन अब रेडी है फिर से 5 सवालों को फेस करने के लिए। पहला सवाल है आपके सामने, पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 10। तो इसका सही जवाब होगा 6। ठीक है? दूसरा सवाल, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा या विश्वतापन या सीएनजी या एलपीजी? अम्ल वर्षा। बिल्कुल सही जवाब, अम्ल वर्षा। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय प्रदूषक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल? फिर से बता दीजिए। द्वितीय प्रदूषक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल? सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल होंगे। चौथा प्रश्न, कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण हैं? आवासों का विनाश हो जाना, पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण या शिकार? आवास का विनाश होना। और कुछ? और हाँ, और बताइए। और है पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण या शिकार? वनों का संरक्षण। नहीं, आवास का विनाश हो रहा है और शिकार हो रहा है, जिसके कारण प्रजाति नष्ट हो रही है। ठीक है? ये आंशिक रूप से आपका सत्य है।
और 5वां और अंतिम सवाल तब हो जाएंगे टोटल 50 प्रश्न। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क बनाने में यूज़ होता है? कोक, गैस, विटामिन, पेट्रोल। विटामिन। तो विटामिन आपने कहा, तो इसका सही जवाब विटामिन ही होगा। तो इसके लिए क्लैपिंग की जाए चितरंजन के लिए दोबारा से। तो कैसा लगा इस क्विज़ में? आप सभी को मज़ा आया? यस सर। वेरी गुड।